हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए जुलाई के अंदर आपका पेपर होने वाला है। तो जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप लोगों में से जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है, तो आप लोग अपने फॉर्म्स को फिलअप कर लीजिएगा, वरना आपके सेंटर्स बहुत ज़्यादा दूर देखने को आपको मिल सकते हैं और थोड़ी सी आपकी लापरवाही आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है बाद में। तो आप लोगों के 500 600 किलोमीटर दूर सेंटर जा सकते हैं, इस वजह से पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सीटेट के लिए 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से कुल मिलाकर अगर बात करें सीडीपी की तो 30 नंबर की यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी यानी कि सीडीपी बाल मनोविकास पूछा जाता है और इस 30 में से आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। अगर आप पेपर से तैयारी को आंक कर चलेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर भी यहाँ पर आप टैकल कर पाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी को कैसे कर रहे हैं। देखिए, हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनके सीडीपी को पढ़ा रहे हैं, मैथ्स को पढ़ा रहे हैं, हिंदी को पढ़ा रहे हैं और मैथ्स पेडागोगी को पढ़ा रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक्स को आपको कवर करवाया जा रहा है, वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर से कराने का सबसे बड़ा एक ही बेनिफिट ये है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है और टॉपिक वही है, उनसे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे ही आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं और ये पेपर ही है। अगर आप इसको लगा पाएंगे, 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो आप ये समझिएगा आपकी तैयारी ठीक चल रही है। चलिए, तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है यानी कि विकास की बात करें तो विकास जो होता है वो क्या होता है, विकास विभिन्न दरों से होता है, विभिन्न दरों से होता है। विकास कैसा होता है, विभिन्न दरों से होता है और ये एक जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि सतत प्रक्रिया है। कैसी है, सतत प्रक्रिया मानी जाती है, ये सतत प्रक्रिया है। जो कैसी प्रक्रिया है भाई, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, विभिन्न दरों पर होता है। विकास के लिए अगर जो जिम्मेदार कारकों की बात करें तो जो डेवलपमेंट होता है इसके लिए आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट के गुणनफल के बराबर होता है, ये बताया था वुडवर्थ साहब ने। तो वुडवर्थ साहब जो कि व्यवहारवादी थे, व्यवहारिस्टिक थे, उन्होंने कि जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह जो आपका वातावरण है और आनुवंशिकता के संयोग से विकास पुनरुत्पादित होता है। तो ये पूछा था। अब यहाँ पर अगर विकास के बारे में बात करें तो ये एक आयामी ना होकर कैसा है, मल्टी डायमेंशनल है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, विकास कैसा है, तो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, बहुदिशीय है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। विकास एक आयामी है, एक आयामी तो विकास नहीं होता, कैसा होता है, बहुदिशीय होता है, बहुआयामी होता है। विकास एक दिशीय है, एक दिशीय नहीं होता, कैसा होता है, बहुदिशीय होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया है, ये भी गलत है, विकास असतत ना होकर विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी होती है, अधोगामी को समझ लो और शीर्षगामी को समझ लो। दो वर्ड होते हैं आपके, दो वर्ड हैं आपके, एक है अधोगामी और एक है शीर्षगामी। क्लियर है, एक को बोलते हैं सेफेलोकोडल और दूसरे को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो दूसरे को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। चलिए देख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। चलिए, पहला है आपका पहला जो है वो है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमो और डिस्टल, और दूसरा जो है वो है आपका सेफेलोकोडल।
जिसको बोलते हैं अधोगामी। क्या बोलते हैं? अधोगामी। और इसको बोलते हैं शीर्षगामी। एक होता है अधोगामी और एक होता है शीर्षगामी। अगर प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात करें, तो ये जो प्रक्रिया है ये हेड टू टॉ होती है। हेड टू टॉ। इसको बोलते हैं सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं हम सिर से पैर की ओर। क्लियर है? क्या बोलते हैं? सिर से पैर की ओर। और दूसरी होती है शीर्षगामी, जिसे बोलते हैं हम सेंटर टू आउटवर्ड्स। सेंटर टू पेरीफेरी बोल सकते हैं, आउटवर्ड्स बोलते हैं। ये एक जो होती है लॉन्गिट्यूडिनल होती है। लॉन्गिट्यूडिनल होती है, जिसे हम लंब केंद्रीय कह सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन सही बताना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज राइट। क्वेश्चन है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बात तो ठीक लग रही है कि जो बच्चों का विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ये सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये बात की गई थी लेव वाइगोस्की के द्वारा। तो लेव वाइगोस्की ने कहा था कि जो बच्चों का विकास होता है, जो बच्चों का विकास होता है वो कैसा होता है? समाज से होता है और उसकी संस्कृति से होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है ये एक बहुत बड़ा कारक मानी जाती है बच्चों के विकास में। नेक्स्ट है, बचपन वह अवधि है जिसमें 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। 10 विभिन्न अवस्थाओं में नहीं बांटा है बचपन को। बचपन को जीन पियाजे साहब ने तो सिर्फ 4 अवस्थाओं में ही बांटा है, बाकी और भी बांटा है लेकिन 10 विभिन्न अवस्थाओं में नहीं बांटा। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। समाज का, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को, बच्चों के चिंतन में। नेक्स्ट है, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित है। केवल आनुवंशिकता पर आधारित नहीं है। बच्चों का जो विकास होता है वो उसके वातावरण, समाज, सोसाइटी पर भी निर्भर करता है। हेरिडिटी के अलावा, यानी कि जो आपकी आनुवंशिकता है उसके अलावा बच्चों का विकास समाज और उसकी संस्कृति से पर भी निर्भर करता है। तो सही पूछा था, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसे हम अनुकूलन कहते हैं, अधिगम कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं या परिपक्वता कहते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता? चलिए बताइएगा इसका आंसर। मैं चेक करता हूं कौन कौन स्टूडेंट दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। सामाजीकरण एक प्राथमिक और फिर समाजीकरण एक द्वितीयक कारक है। देखिए 2 प्रकार के कारक होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी एजेंसी और दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी एजेंसी। दूसरी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एजेंसी कहते हैं, जिसको हम प्राथमिक संस्था के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक, और इसको बोलते हैं द्वितीयक संस्था। तो बच्चे का जो विकास होता है वो प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था दोनों से होता है। प्राथमिक संस्था की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर परिवार की बात आएगी तो ये प्राथमिक संस्था का पार्ट होगा। अगर यहाँ पर आस पड़ोस की बात आए,
आस पड़ोस की बात आए तो ये भी आपका क्या होगा, प्राथमिक संस्था का पार्ट होगा। जबकि द्वितीयक संस्था की बात करें, सेकेंडरी एजेंसी की बात करें, तो यहाँ पर आपको स्कूल देखने को मिल सकता है, मीडिया आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, इसके अलावा आपको यहाँ पर लाइब्रेरी आपको देखने को मिल सकती है जो आपका पुस्तकालय होता है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन जो एजुकेशन है, जैसे अभी दीक्षित सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्लास ले रहे हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पहला बोला है समाजीकरण का प्राथमिक। समाजीकरण का प्राथमिक में परिवार आता है, पहले मीडिया नहीं आती, पहले विद्यालय नहीं आता, पहले मीडिया नहीं आती। मीडिया और विद्यालय दोनों ही द्वितीयक संस्था के हिस्सा हैं। तो परिवार बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं परिवार प्राथमिक, हाँ, समाजीकरण का प्राथमिक, और दूसरा बचा विद्यालय, और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ है लॉरेंस कोइलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय, इसको याद रखिएगा, 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है 7-8 के वर्ष के बच्चे में। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। बताइए क्या होगा। देखिए लॉरेंस कोइलबर्ग की बात करें तो इन्होंने हिंज की जो दुविधा थी उसके बारे में भी बात की थी। अगर इनकी बात करें तो लॉरेंस कोइलबर्ग कहाँ के, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के, अमेरिका। और अमेरिका के क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक। ये कहाँ के हैं, लॉरेंस कोइलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। क्लियर। तो ये भी पूछ सकता है, इन्होंने कुल मिलाकर अगर स्तरों की बात करें तो 3 स्तर बताए। जो स्तरों की स्टेज की बात की तो इन्होंने 3 स्टेज बताए, और चरणों की बात करें तो कुल मिलाकर 6 चरणों की बात करें। इसी में से क्या होता है, जो 3 स्टेज होते हैं, 3 स्तर होते हैं, 3 स्टेज होती हैं, उनके ही 2-2 पार्ट्स में बांट दिए, जिसके अंतर्गत आपको दंड एवं आज्ञा, अनुपालन, अभिमुखता देखने को मिल सकती है, साधनात्मक, सापेक्षता एवं अनुमुखता देखने को मिल सकती है। इसके बाद अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय, गुड गर्ल देखने को मिल सकता है। कानून एवं व्यवस्था देखने को मिल सकती है, उन्मुखता। उसके बाद सामाजिक अनुबंध, उन्मुखता देखने को मिल सकती है, और सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ बात करें सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत, तो जो लॉरेंस कोइलबर्ग थे इन्होंने 3 स्टेज बनाई। पहली थी प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसके बाद था कन्वेंशनल स्टेज, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज। तो 3 प्रकार के स्टेज हैं इसमें, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम प्राक रूढ़गत स्तर कहते हैं, नैतिकता का स्तर कहते हैं, रूढ़गत नैतिकता का स्तर कहते हैं, और तीसरा होता है उत्तर रूढ़गत नैतिकता का स्तर। क्लियर। तो ये 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज के बारे में बात करें, प्री कन्वेंशनल स्टेज, तो ये 4 से 10 वर्ष की उम्र में होती है, देखने को मिलती है। दूसरी स्टेज की बात करें यहाँ पर, तो दूसरी जो स्टेज होती है ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था में देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगली नेक्स्ट बात करें पोस्ट कन्वेंशनल की, तो 13 वर्ष से जो ऊपर की अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का नाम देते हैं। तो पहली होती है प्री कन्वेंशनल, दूसरी कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर, रूढ़गत नैतिकता का स्तर, उत्तर रूढ़गत नैतिकता का स्तर। तो कुल मिलाकर लॉरेंस कोइलबर्ग ने 3 स्तर बताए। कितने स्तर बताए, 3। इन 3 के 2-2 पार्ट थे, कुल मिलाकर 6 चरण
बन गई। देखिए अब आपका आंसर जो आएगा वो इसी में से आएगा, ये भी बात पक्का है, क्योंकि देखिए 7-8 वर्ष का बच्चा 4 से 10 के बीच में आएगा। क्लियर। अब ये जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, इसका पहला पार्ट होता है दंड एवं आज्ञा पालन। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, उन्मुखता क्या होगा? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता होगा पहला वाला। दूसरा होता है साधनात्मक सापेक्षता नैतिकता स्तर। साधनात्मक सापेक्षता नैतिक स्तर। क्या होगा? साधनात्मक सापेक्षता नैतिक स्तर। तो यहां पर अगर आप देखोगे साधनात्मक सापेक्षता नैतिक स्तर कहीं भी नहीं है, तो एक ही है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, और जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन, ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता अरेंजमेंट किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? क्रमबद्धता यानी कि अरेंजमेंट किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? चलिए भाई बताइए क्या होगा आंसर। जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे साहब क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था ये दिया था संज्ञानवाद का। संज्ञानवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था। इसके बात करें ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जरलैंड के थे। और ये कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने जीववाद का सिद्धांत दिया था। जीववाद का सिद्धांत। इसके बाद बात करें तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है। तो जीन पियाजे साहब ने क्या किया था? जीववाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, खोज एवं निर्माण का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था। खोज एवं निर्माण का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था? तो इनके द्वारा खोज एवं निर्माण का सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद बात करें अवस्था का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? अवस्था का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था, जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा है और बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। नन्हा वैज्ञानिक यानी कि लिटिल साइंटिस्ट की इन्होंने संज्ञा दी थी कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्लियर भाई? तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? यानी कि अरेंजमेंट। वस्तुओं को एक आयाम में, एक आयाम नहीं होना चाहिए, लंबाई पर आधारित नहीं होना चाहिए, सभी आयामों पर होना चाहिए। दूसरों के परिप्रेक्ष्य में ही क्यों, अपने परिप्रेक्ष्य में भी क्षमता होनी चाहिए। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है ऐसा नहीं। स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय मानचित्रण करने की क्षमता, अगर ये है, आप मैपिंग कर पाते हो तो इसका मतलब एक के बाद एक अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैपिंग अगर है तो बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। क्वेश्चन है 5 वर्षीय नजीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो यह चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी क्या है? बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? देखिए बात करें यहां पर, अगर बात करें चिकनी
चिकनी मिट्टी के गोले को या दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि सांप बनाने से चिकनी मिट्टी बढ़ गई। इसका मतलब ये हो गया कि वो उसके अंतर्गत जीववाद की भावना अभी नहीं है, वो सांप में और चिकनी मिट्टी में अंतर नहीं कर पा रही है। जब सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर ना कर पाए तो उसे हम बोलते हैं एनिमिज्म, यानी कि जीववाद। ईगोसेंट्रिज्म ऐसा कुछ नहीं है, परिकल्पनात्मक इसकी बात नहीं है यहाँ कुछ भी। वो हाइपोथेटिकली तो सोच ही नहीं पा रही है, तो फिर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक कहाँ होगा? क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो सबसे पहले हम जीन पियाजे की बात कर लें। तीन ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जीन पियाजे का बनता है, तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था ये किस पर दिया गया था? संज्ञानवाद पर दिया गया था। इस बात करें कोहल वर्ग, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था नैतिक विकास पर। किस पर दिया था? नैतिक विकास पर। और तीसरा जो दिया गया था वो दिया था वाइगोत्स्की, और इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, ऐसे समझ लीजिएगा। तो सामाजिक संरचना के ऊपर इन्होंने सिद्धांत दिया था। व्यवहारवाद के ऊपर बेवरिस्टिक वुडवर्ड साहब ने बात की थी, जेपी वाटसन साहब ने बात की थी। जेपी वाटसन साहब ने बोला था कि आप मुझे कैसा भी बच्चा दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, चाहे आप उसे डॉक्टर बनवा लो, इंजीनियर बनवा लो, वही बना दूंगा। मनोविश्लेषणवाद की बात करें तो इस पर जो बात की थी सिगमंड फ्राइड साहब ने बात की थी मनोविश्लेषणवाद पर। सार्वभौमिकता, ये यहाँ आपको कॉल वर्ग वगैरह मिल सकता है नैतिकता के स्तर में। तो फर्स्ट ही हो जाएगा सामाजिक संरचना। इसके बाद 9th क्वेश्चन, चलिए लगाइए क्या होगा। क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया, यहां देखिए स्वयं से संवाद करने की जो क्रिया है के लिए शब्द प्रयोग किया है सेल्फ डिस्कशन। सेल्फ डिस्कशन को इन्होंने बोला है, लेव वाइगोत्स्की साहब ने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्राइवेट स्पीच इसको बोला जाता है, प्राइवेट स्पीच कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निजी संवाद कहते हैं। उच्च स्तर से वार्ता नहीं होगा। पाण का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग, जिसे बोलते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं टेम्पररी हेल्प, टेम्पररी जो हेल्प होती है उसे बोलते हैं पाण। इसका दूसरा नाम भी है ढांचा, दूसरा क्या बोलते हैं इसे? ढांचा। स्वकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ही हो जाएगा प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी संवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो इसकी जो बात की थी वो की थी आपकी जॉन डीवी साहब ने बात की थी प्रगतिशील शिक्षा की, ठीक, प्रगतिशील क्लासरूम की। प्रगति निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल, अभ्यास पर जोर देना। फिर आप क्या पढ़ाएंगे? बच्चा खुद से एंगेजमेंट करेगा, नवाचार की भावना आएगी, इनोवेशंस कहाँ आएंगे? योग्यता आधारित स्थायी अलगाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भेद के अंदर देखने को मिल सकता है। सहयोगितापूर्ण अधिगम होना चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। पुरस्कार, दंड, आज्ञा पालन ये भी नहीं होगा प्रगतिशील कक्षा के अंतर्गत। मतलब पुरस्कार और दंड का मतलब हो गया जब उनको आप पुरस्कार दोगे, जब उनको पुरस्कार दोगे या जब उनको दंड दोगे तभी बच्चा पढ़ पाए, ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो थर्ड ही हो जाएगा सहयोगितापूर्ण अधिगम, बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। दोस्तों मैंने 10 क्वेश्चंस कराई, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिससे सॉल्व करा रहा हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करके जाओगे, क्वेश्चन पेपर को टैकल करके जाओगे तो एग्जामिनेशन में ना फंसोगे, नहीं तो क्वेश्चंस आपको फंसा सकते हैं। सीडीपी में अगर आपने
में से 28, 29 या 30 का स्कोर नहीं किया तो एक बेहतर स्कोर ना भी कर पाए, हो सकता है। और 90 अपने आप में समस्या वाली बात हो सकती है। तो इस वजह से आप अपने आप को सीडीपी के अंदर बेहतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपके एग्जाम में नंबर देने वाला पार्ट है। फ्री के नंबर यहाँ से मिलते हैं। बाकी आप तैयार हैं, समझदार हैं और क्लासेस को लेते रहिएगा, इसी तरीके से इसका फायदा उठाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।